अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की कोर्स सीरीज के 23rd लेक्चर में खुशामदीद। आज के सेशन में हम न्यूट्रॉन की दरियाफ्त और उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। सोचिए, एक वक्त था जब साइंटिस्ट जानते थे कि एटम्स में कोई राज छुपा है। वो उनका वजन कर सकते थे, उन्हें नाप सकते थे, लेकिन नंबर्स हमेशा अजीब आते थे। हर चीज़ के मरकज़ में एक पुरअसरार गुमशुदा कमियत या मिसिंग मैस थी। आज हम उसी साइंटिफिक मिस्ट्री में गोते लगाएंगे जिसने एक ऐसे बुनियादी जर्रे की दरियाफ्त की राह हमवार की जिसने दुनिया बदल दी, यानी न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस पहेली को देखेंगे जिसने फिजिसिस्ट को परेशान कर रखा था, यानी मिसिंग मास का मामला। फिर हम उन सुरागों का पीछा करेंगे जो शुरुआती तजुर्बों में मिले। फिर देखेंगे कि कैसे जेम्स चैडविक ने इस केस को सॉल्व किया। इसके बाद समझेंगे कि ये नया जर्रा असल में काम कैसे करता है, और आखिर में हम उसकी शानदार मिरास पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीन सेट करते हैं। 1932 से पहले की दुनिया में चलते हैं। उस वक्त एटम का मॉडल बहुत सादा सा था, लेकिन उसमें बहुत बड़ी खामियां थीं। फिजिसिस्ट एक ऐसी बुनियादी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी समझ से बाहर थी। तो बुनियादी सवाल ये था, एटम आखिर बना किस चीज से है? उस वक्त की सबसे आम थ्योरी ये थी कि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं और उन्हें बैलेंस करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस सादा से मॉडल में एक बहुत बड़ा वाज़ेह झोल था, और वो झोल था मास डिस्क्रिपेंसी या कमियत का तजाद। जब भी साइंटिस्ट किसी एटम के न्यूक्लियस की कमियत नापते थे तो वो हमेशा उसके प्रोटॉन्स की मजमूई कमियत से कहीं ज्यादा निकलती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक कमरे में लोगों को गिने और पता चले कि कमरे का वजन उन लोगों के वजन से दुगना है। सवाल ये था कि ये सारी मिसिंग मास आ कहाँ से रही थी। ये उस दौर की फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक थी। इस पहेली ने साइंटिस्ट को जवाब की तलाश में लगा दिया। तो चलिए अब उन सुरागों के निशान पर चलते हैं, वो अहम तजुर्बात जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर साइंटिस्ट को एक लाजवाब दरियाफ्त की राह दिखाई। देखिए, ये दरियाफ्त कोई एक यूरीका मोमेंट नहीं था, बल्कि ये एक पूरी दहाई पर फैला हुआ सफ़र था। इसकी शुरुआत 1920 में रदरफोर्ड की एक पेशन गोई से हुई, जिसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद कोई न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद हो सकता है। एक दहाई बाद बोथे और बेकर को एक पुरस्कार किस्म की रेडिएशन मिली। फिर जॉलियट क्यूरीज ने देखा कि ये रेडिएशन एक अजीब काम कर सकती है। ये मोम से प्रोटॉन्स को निकाल सकती थी। ये सब इस पहेली के अलग अलग टुकड़े थे जो 1932 में जेम्स चैडविक ने आखिरकार जोड़ दिए। सबसे पहला अहम सुराग बॉयटेल और बेकर के तजुर्बे से मिला। वो बेरिलियम एलिमेंट पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर रहे थे और उन्होंने एक अजीब नई रेडिएशन का पता लगाया। ये रेडिएशन एक्स नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर थी और लगभग हर चीज से गुजर सकती थी। उनका बेहतरीन अंदाजा क्या था? यही कि ये जरूर कोई बहुत हाई एनर्जी गामा रे होगी। इसके बाद जॉलियट क्यूरीज ने इस काम को एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने इस पुरअसरार रेडिएशन को पैराफिन वैक्स के एक ब्लॉक पर डाला, और उनकी हैरत की इंतहा न रही जब इस रेडिएशन ने तेज रफ्तार प्रोटॉन्स को उसमें से बाहर निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि रेडिएशन एक्स ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसकी कोई कमियत हो, बिल्कुल एक बिलियर्ड बॉल की तरह जो दूसरी बॉल से टकराती है। लेकिन वो अभी भी पुरानी थ्योरी पर अटके हुए थे और गलत नतीजा निकाला कि ये जरूर कोई इंतहाई ताकतवर गामा रे ही होगी। और यहाँ हमारी कहानी के हीरो जेम्स चैडविक की एंट्री होती है। उन्होंने इन तजर्बों को देखा और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। गामा रेस के लिए हिसाब किताब ठीक नहीं बैठ रहा था। उन्हें यकीन था कि सब लोग असल जवाब से चूक रहे हैं। चैडविक ने बड़ी एहतियात से इन तजुर्बों को दोहराया और बाहर निकलने वाले प्रोटॉन्स की एनर्जी को बहुत गौर से नापा। उनके कैलकुलेशंस ने साबित कर दिया कि अगर कोई गामा रे ऐसा करती तो उसे कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करनी पड़ती। जैसा कि उन्होंने नतीजा निकाला, सबूत सिर्फ एक ही इम्कान की तरफ इशारा कर रहा था। ये कोई रे नहीं थी, बल्कि ये एक नया बेचार्ज जर्रा था जिसकी कमियत लगभग प्रोटॉन के बराबर थी। उन्होंने इसे न्यूट्रॉन का नाम दिया। और इसके साथ ही एटम का मॉडल मुकम्मल हो गया। इस नए जर्रे यानी न्यूट्रॉन की कुछ अहम खुसूसियात थीं। सबसे अहम, इस पर कोई चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इसकी कमियत प्रोटॉन से बस जरा सी ज्यादा थी। यही वो मिसिंग मास थी जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था। और एक दिलचस्प बात, जब ये एटम के न्यूक्लियस से बाहर अकेला होता है तो ये स्टेबल नहीं रहता। एक आज़ाद न्यूट्रॉन सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रहता है।
जी हाँ, एक अकेला न्यूट्रॉन गैर मुस्तहकम या अनस्टेबल होता है। जब उसे न्यूक्लियस के बाहर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो बेटा डीके नाम के एक अमल से गुजरता है। वो बुनियादी तौर पर तब्दील हो जाता है और 3 मुख्तलिफ ज़र्रात में टूट जाता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक छोटा सा मुश्किल से पकड़ में आने वाला ज़र्रा जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये डीके पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत बुनियादी अमल है। तो अब हमें पता चल गया है कि न्यूट्रॉन क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये करता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि ये न्यूट्रल पार्टिकल अपने आसपास की दुनिया से कैसे तामुल करता है या इंटरैक्ट करता है। एक न्यूट्रॉन का बर्ताव लगभग पूरी तरह उसकी एनर्जी पर मुनहसिर होता है, यानी वो कितनी तेजी से हरकत कर रहा है। आप उन्हें आमतौर पर 3 स्पीड्स में सोच सकते हैं: सुस्त रफ्तार थर्मल न्यूट्रॉन्स, दरमियानी रफ्तार वाले एपिथर्मल न्यूट्रॉन्स और इंतहाई तेज फास्ट न्यूट्रॉन्स जो आमतौर पर न्यूक्लियर फिजन के दौरान पैदा होते हैं। तो जब एक न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस से टकराता है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। वो इलास्टिकली टकराकर वापस आ सकता है, जैसे एक बिलियर्ड बॉल दूसरी से टकराती है। वो न्यूक्लियस से टकराकर उसे कुछ एनर्जी दे सकता है, जिससे न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है। इसे इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को जज़्ब भी कर सकता है। इस अमल को कैप्चर कहते हैं। या, और ये सबसे मशहूर है, वो न्यूक्लियस को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है, जिसे हम फिशन कहते हैं। यहाँ एक पेचीदा सवाल पैदा होता है। आप एक ऐसे ज़र्रे का पता कैसे लगा सकते हैं जिस पर कोई चार्ज ही ना हो? आप मैग्नेट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जवाब ये है कि आप उसे सीधा डिटेक्ट नहीं करते। आप न्यूट्रॉन्स का पता बिला वास्ता या इनडायरेक्टली लगाते हैं। आप उसके असरात को देखते हैं, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स जिन्हें वो मामले से तामुल करते वक्त इधर उधर धकेलता है। हम बस उनके कदमों के निशान देखते हैं जो वो पीछे छोड़ जाते हैं। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त सिर्फ एक एकेडमिक फुटनोट नहीं थी। इसने एक ऐसी कुव्वत को अनलॉक किया जिसने इंसानी तारीख और कायनात के बारे में हमारी समझ को बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया। चलिए इसकी दुनिया बदलने वाली मिरास पर एक नज़र डालते हैं। न्यूट्रॉन वो चाबी है जो न्यूक्लियर एनर्जी का ताला खोलती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन यूरेनियम जैसे भारी न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से दूर धकेला जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन बगैर किसी चार्ज के सीधा अंदर जा सकता है, न्यूक्लियस को गैर मुस्तहक्कम कर सकता है और फिशन शुरू कर सकता है। एटम को तोड़कर बेपनाह तवानाई खारिज कर सकता है। और यहाँ इस पूरे अमल का सबसे अहम अदद है 3। औसतन हर फिजन के अमल में सिर्फ तवानाई ही नहीं निकलती, बल्कि तकरीबन 3 नए न्यूट्रॉन्स भी खारिज होते हैं। और यही एक चेन रिएक्शन का राज है। एक न्यूट्रॉन एक एटम को तोड़ता है, जिससे 3 और निकलते हैं, जो फिर आगे 3 और एटम्स को तोड़ सकते हैं, जिससे 9 निकलते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये एक खुद कफील तेजी से बढ़ती हुई तवानाई का इखराज है। इसका असर हर जगह है। चेन रिएक्शंस को कायम रखने की ये सलाहियत ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाती है। हम न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग और कैंसर के इलाज के लिए खास रेडियो आइसोटोप्स बनाने में करते हैं। यहाँ तक कि ये इस बात की भी वजाहत करते हैं कि कायनात के सबसे भारी अनासिर मरते हुए सितारों के अंदर कैसे बनते हैं। न्यूट्रॉन वाकई जदीद साइंस का एक संगे बुनियाद है। तो एक अकेले न्यूट्रल जर्रे के दरियाफ्त ने न सिर्फ गुमशुदा कमियत की पहेली को हल किया, बल्कि एटम की ताकत को भी अनलॉक कर दिया। ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक दरियाफ्त हमारी पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकती है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि एटम अभी भी अपने अंदर और कौन से बुनियादी राज छुपाए बैठा है जो हमारे ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं। इस लेक्चर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगली बार हम न्यूक्लियर फिशन के लाजवाल अमल पर और गहरी नज़र डालेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं।